केशवानंद भारती का केस जिस केस पर हम चर्चा करेंगे, सबसे पहले हमें उस केस का महत्व समझना होगा। इसलिए जब भी कोई छात्र लॉ कॉलेज में प्रवेश लेता है, तो उसके शिक्षक और वरिष्ठ उसे केशवानंद भारतीय मामले के बारे में जरूर बताते हैं और कहते हैं कि क्या आपने कभी इस केस के बारे में सुना है, जो भारत का सबसे लंबा केस है। इस केस की कार्यवाही 68 दिनों तक चली और इस मामले के लिए 100 से ज्यादा केस को दरकिनार कर दिया गया। और यह समझने के लिए कि क्या सही है और क्या गलत, 70 से ज्यादा देशों के संविधानों की तुलना की गई। इस केस का फैसला 703 पृष्ठों का है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह केशवानंद भारती केस बनाम केरल राज्य सबसे महत्वपूर्ण केस में से एक है। हम आज के वीडियो में इस केस के बारे में चर्चा करेंगे। नमस्ते सबको। तो आइए आज के वीडियो की शुरुआत करें। इस केस की पृष्ठभूमि को समझें। स्वतंत्रता के बाद हर राज्य अपनी सामाजिक और आर्थिक स्थितियों का पुनर्निर्माण कर रहा था और संविधान के गठन के बाद जब नागरिकों को उनके मौलिक अधिकार मिले, तो उन्हें एहसास हुआ कि समानता उनका अधिकार है। उस समय प्रणाली ऐसी थी जहां संसाधन और उत्पादन के साधन केवल कुछ लोगों के पास थे और धीरे धीरे उन्हें एहसास हुआ कि धन की एकाग्रता बिल्कुल भी सही नहीं है और इसे बदलने के लिए सभी राज्यों ने अपने मौजूदा कानूनों और प्रणाली में बदलाव करने का फैसला किया। और इसलिए केरल राज्य सरकार ने भी अपने राज्य की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को पुनर्निर्माण करने के लिए ऐसा ही किया, जैसे कि जमींदारी प्रणाली, भूमि स्वामित्व, किराएदारी कानूनों के लिए उन्होंने 1963 में केरल भूमि सुधार अधिनियम पारित किया। केरल भूमि सुधार अधिनियम। अब इस भूमि सुधार अधिनियम ने इस बात पर प्रतिबंध लगा दिया कि कोई भी कितनी भूमि का मालिक हो सकता है। मूल रूप से इसने नागरिकों के संपत्ति अधिकारों को प्रतिबंधित कर दिया। इसलिए इस अधिनियम का उपयोग करके केरल सरकार ने कसरगोड जिले के एडनियर मठ की भूमि का अधिग्रहण कर लिया। सरकार द्वारा इस अधिग्रहण के बाद मठ की आय पूरी तरह से प्रभावित हुई और उन्हें मठ के दैनिक कार्यों को प्रबंधित करने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। इसलिए इस भूमि अधिग्रहण को एडनियर मठ के प्रमुख ने चुनौती दी। एडनियर मठ के प्रमुख केशव नंद भारती थे और इस केस का प्रतिनिधित्व नाना भाई पालकीवाला ने सुप्रीम कोर्ट में किया था। इस भूमि सुधार अधिनियम ने नागरिकों के संपत्ति के अधिकार पर प्रतिबंध लगाया था। इसलिए मार्च 1970 में केशव नंद भारती ने इस अधिनियम का विरोध किया और सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की और कहा कि यह भूमि सुधार अधिनियम उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, जैसे कि अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 F, अनुच्छेद 25 और अनुच्छेद 26। उनका कहना था कि भूमि का मालिक होना और उसका प्रबंधन करना एक नागरिक का मौलिक अधिकार है और इन मौलिक अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए। उस समय ऐसे कई मामले सुप्रीम कोर्ट में चल रहे थे, जैसे कि बैंक राष्ट्रीयकरण केस, माधवराव सिंधिया केस, गोलकनाथ केस आदि। इन सभी मामलों में आप स्पष्ट रूप से देखेंगे कि भारत की दो सबसे मजबूत पार्टियां सत्ता के लिए संघर्ष कर रही थीं और ये पार्टियां संसद और सुप्रीम कोर्ट थीं। एक और संसद का कहना था कि अनुच्छेद 368 के माध्यम से उन्हें संविधान में संशोधन करने की शक्ति है और उनकी असीमित शक्तियां हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने संसद के बयान से सहमत नहीं था। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की 11 सदस्यों की बेंच का गठन किया गया था, और जब उन्हें यह सवाल मिला कि क्या संसद को संविधान में संशोधन करने और मौलिक अधिकारों को बदलने की इतनी बड़ी शक्ति है, तो इस सवाल का जवाब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दिया और उन्होंने संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्तियों पर कई प्रतिबंध लगाए। संसद और न्यायपालिका के बीच संघर्ष। उसके बाद संसद ने 24वें, 25वें और 29वें संशोधन अधिनियम पेश किए ताकि उन पर लगे प्रतिबंधों को हटाया जा सके। 24वां, 25वां और 29वां संशोधन और वे अपनी शक्तियों को पुनः प्राप्त कर सकें। तो आइए अब इन 3 संशोधनों के बारे में भी समझें। 24वें संशोधन अधिनियम ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति दी
और यह कहता है कि संसद को संविधान के किसी भी प्रावधान में संशोधन करने की शक्ति है। 25वें संशोधन अधिनियम ने कहा कि संपत्ति के अधिकार को प्रतिबंधित किया जा सकता है। सार्वजनिक उपयोग के लिए सरकार निजी संपत्ति का अधिग्रहण कर सकती है और इसके लिए मुआवजा संसद द्वारा तय किया जाएगा, न कि अदालत द्वारा। अगला 29वां संशोधन अधिनियम है। इस संशोधन ने भूमि सुधार अधिनियम को 9वीं अनुसूची में रखा। 9वीं अनुसूची के बारे में क्या खास है? 9वीं अनुसूची में आने वाले कानूनों पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। उन कानूनों की अदालत में समीक्षा नहीं की जा सकती, इसलिए 9वीं अनुसूची में रखे जाने के बाद भूमि सुधार अधिनियम के साथ साथ उन 3 संविधान संशोधनों को भी केशव नंद भारती केस में चुनौती दी गई। इसलिए मूल रूप से इस मामले में कई सवाल उठाए गए थे, लेकिन इस मामले का मुख्य सवाल यह था कि क्या संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है? और दूसरा, अगर पहले सवाल का जवाब हाँ है, तो संसद की शक्तियों की सीमा क्या होगी और संसद संविधान के किन प्रावधानों में संशोधन कर सकती है? ये इस मामले के 2 मुख्य सवाल थे। आइए इस मामले के तर्कों पर एक-एक करके दोनों पक्षों के दृष्टिकोण से चर्चा करें। सबसे पहले हम याचिकाकर्ता के तर्कों पर चर्चा करेंगे। तो याचिकाकर्ता का पहला बिंदु यह था कि संविधान का अनुच्छेद 368 जो संसद को संशोधन करने की शक्ति देता है, वह एक पूर्ण शक्ति नहीं है, बल्कि यह शक्ति सीमित है। इसलिए संसद अपनी इच्छा से प्रावधानों को नहीं बदल सकती, क्योंकि यह शक्ति सीमित और प्रतिबंधित है। उनका दूसरा बिंदु यह था कि संविधान में दिए गए अधिकार नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए है, जैसे कि अनुच्छेद 19(1)(f) जो संपत्ति के अधिकार के बारे में कहता है। लेकिन याचिकाकर्ता का कहना था कि 24वें और 25वें संशोधन अधिनियम जो अनुच्छेद 31 से डाला गया था, नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाता है। यह एक गलत कार्य है। प्रतिवादियों का कहना था कि संसद को संविधान में संशोधन करने की असीमित और पूर्ण शक्ति है। उनके अनुसार हर राज्य को अपनी सामाजिक और आर्थिक स्थितियों में सुधार करना होता है। इसलिए ऐसी स्थिति में संसद की शक्ति पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाना चाहिए, क्योंकि अगर उनकी शक्ति प्रतिबंधित 13 सदस्यों की सबसे बड़ी बेंच का गठन किया गया था। तो आइए इस मामले के फैसले पर भी नजर डालें। तो इस मामले का फैसला 7 से 6 के बहुमत से आया, जहां पिछले मामले गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में कहा गया था कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। इस फैसले को गलत बताया गया और इसे ओवररूल कर दिया गया और साथ ही 24वें संशोधन अधिनियम को भी चुनौती दी गई, जिसमें कहा गया था कि संसद संविधान के किसी भी प्रावधान में संशोधन कर सकती है। इसे वैध बताया गया और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद को संविधान के किसी भी प्रावधान में संशोधन करने की पूर्ण शक्ति है।